हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जामनगर 2.0 से मैं अरविंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन मैं लेकर आया हूं लेखपाल। जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत, उसके अनुसार हम लोगों ने एक बैच का निर्धारण किया है। वो बैच शुरू किए हैं हम लोग, जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और स्पेशल भी यूपी स्पेशल भी चलाया जाएगा। तो साथियों, आप हमसे बने रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो हम इस कड़ी में आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न ये है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन सही है। एकदम ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जितने भी प्रश्न हम कल इकट्ठा करके लाए हैं, ये सब यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप बताइए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो प्रश्न संख्या 1 आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मानव शरीर में लगभग 36 तत्व पाए जाते हैं। 36 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 36 पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें तो 62% होती है। कितनी होती है शरीर में? 62% होती है। और पृथ्वी के भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है। लगभग 46% पाई जाती है। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो आप जानते रहेंगे तो लगा देंगे, ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मानक समय रेखा किस शहर के समीप से गुजरती है? भारत में मानक समय रेखा किस शहर के समीप से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए। टाइप करना है, कुछ नहीं करना है, समय थोड़ा से भी नहीं गंवाना है। तुरंत ऑप्शन देखकर उत्तर को देना है और बिल्कुल सही उत्तर ही देना है। गलत उत्तर मत दीजिए। अगर नहीं आ रहा तो हम अभी तुरंत आपको बताएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही है। डी सही कहने का मतलब इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद ऑप्शन नंबर डी की बात हम कर रहे हैं, इलाहाबाद। इसके निकट मिर्ज़ापुर है। कभी कभी मिर्ज़ापुर भी दे देता है ऑप्शन में, तो ये भी आप सही लगा देंगे। मिर्ज़ापुर भी सही है। 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को रेखा जो होती है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। मानक समय यहीं से माना गया है। और ये ग्रीनविच के समय से, किसके समय से? ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। घंटा क्या है? आगे है। ये भी पूछता है, जो महाभारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है? तो आप बता देंगे 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये पूछता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर जाती है। तो आप बताएंगे 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा एवं
आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में जितने भी ये हम बताए हैं, सब पॉइंट जितने भी बताए हैं सब महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? आपको यही बताना है। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो कह रहा है भारत का अटॉर्नी जनरल, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। इसी में मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? 1 होते हैं। मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं। अन्य इसके सहयोगी होते हैं, अन्य 30 होते हैं। ये भी पूछता है मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितना होते हैं? तो अन्य न्यायाधीश जो होते हैं ये 30 होते हैं। कितनी संख्या होती है? 30 होती है। जितने ये भी पॉइंट हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद किस में आता है? 124 में आता है। मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं और अन्य न्यायाधीश 30 होते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी अंडमान सागर। आपको यही बताना है पाक जल डमरू मध्य। आपको यही बताना है प्रश्न संख्या 4 में भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, मैं पहले नाम ले चुका हूँ, यही ऑप्शन नंबर बी सही है। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। इसे ही राम सेतु कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। ये इसका भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है और श्रीलंका द्वीप में। कहाँ? श्रीलंका द्वीप में। मद्रास के जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक रावण पाक थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में रावण पाक थे। इन्हीं के नाम पर, रावण पाक के नाम पर पाक जल डमरू मध्य इसका नाम पड़ा है। पाक जल डमरू मध्य इनका नाम कैसे पड़ा है? मद्रास प्रेसिडेंसी में एक रावण पाक गवर्नर थे ब्रिटिश हुकूमत में, उन्हीं के नाम पर पाक जल डमरू मध्य पड़ा है। तमिलनाडु और श्रीलंका में पड़ता है। इसका अन्य नाम राम सेतु है। अन्य नाम क्या है? राम सेतु है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। महत्वपूर्ण धातु बताना है कौन है। अगर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर किए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें तो कार्बन, ऑप्शन नंबर बी की बात करें टिन, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है यही
प्रश्न संख्या 5 में स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन से हैं? तो इसमें क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम और निकेल होता है, निकेल धातु होती है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकेल धातु होती है, क्रोमियम और निकेल धातु होती है। अगर क्रोमियम की हम परसेंटेज की बात करें तो क्रोमियम 18% क्रोमियम रहता है। और इसका प्रयोग, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग शल्य उपकरण एवं बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6, धान की खेत से निकलने वाली गैस है, धान की खेत से निकलने वाली गैस है इथेन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। धान की खेत से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो चलिए बताइए आंसर कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 की बात अगर हम करें, 6 में बी सही है, मीथेन। गोबर गैस आप लोगों ने देखा होगा, गोबर गैस में भी मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस। गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ये रंगहीन होती है, रंगहीन, गंधहीन। ये कैसी गैस है? मीथेन प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। अगर हम सूत्र की बात करें CH4, सूत्र क्या है? सूत्र है CH4। ये पूछता है मीथेन का सूत्र क्या है? CH4 है। क्या है? CH4। दलदल गैस भी कहते हैं, दल गैस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दलदल गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस है। कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है 7, जातक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए वैष्णवों का, ऑप्शन नंबर बी जैनियों का, ऑप्शन नंबर सी बौद्धों का, ऑप्शन नंबर डी शैवों का। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है। और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो साथियों, दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि यहाँ लेखपाल की स्पेशल बैच चल रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। यहाँ आपको पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अरे यार, हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को हो सके तो दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। जो आपके आसपास दोस्त हैं कॉलेज के, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। तो बताइए जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 का सी सही है, बौद्धों का। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप जानते ही हैं, कुछ न कुछ ज़रूर जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। कौन हैं? गौतम बुद्ध हैं। किसके? बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एशिया का, ये पूछता है प्रश्न, यहाँ से आता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। ये पूछता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? आप बता देंगे कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, आप तुरंत बता देंगे, गौतम बुद्ध को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी SSSC में कईयों बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राजगृह में, ऑप्शन नंबर बी श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर में। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 8 बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो ऐसे तुरंत ही आपको टाइप कर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी सी डी ए में से कौन सा सही है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो पे बने रहिए, आगे देखते रहिए, हम उस प्रश्न को बताएंगे और उस प्रश्न में जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के बारे में बताएंगे। अगर हमको लग रहा है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर बी श्रवण गोल वेला, श्रवण गोल वेला एकदम सही है, श्रवण गोल वेला सही है। गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ पर है, गोमतेश्वर की मूर्ति गोमतेश्वर, ये पूछता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो आप बताएंगे श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। कहाँ है, श्रवणबेलगोला में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में। आपको बता देना है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो चलिए बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताइए। जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि सर जो भी प्रश्न आप दे रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हम वादा करते हैं अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, देखिए हम लोग मेहनत जो करवा रहे हैं इसके अतिरिक्त भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, क्योंकि आपको सफल होना है। और इस जो भी वैकेंसी है 5200 वैकेंसी है, उसमें एक सीट आपको लेना है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है कि 24 घंटा लगातार पढ़ते रहना, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना है, वो भी आराम कर करके पढ़ना है, भरपूर नींद भी लेना है, पानी भी पीना है। चलिए बताइए, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में क्या है, बीबी का मकबरा है। कहाँ है, औरंगाबाद। ये औरंगाबाद पड़ता कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन बनवाया था बीबी के मकबरा को, औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब मुग़ल काल का था, मुग़ल काल में आप जाएंगे तो औरंगज़ेब को पढ़ लेंगे, उसने ही औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। कौन बनाया था, औरंगज़ेब ने। किसकी याद में बनाया था, दिलरास बानो के, दिलरास बानो इसकी पत्नी थी। दिलरास बानो किसकी, औरंगज़ेब की। इसी की याद में जो है, इसी की याद में इसने क्या बनवाया था, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। इसी बेगम के याद में बनाया था। दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा इसने बनवाया था। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, साइनोगॉग पूजा स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइनोगॉग पूजा स्थल है। यहूदी धर्म का, बी सिस्टोक धर्म का, सी पारसी धर्म का, डी ताओ धर्म का। तो इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। हम इसलिए कह रहे हैं बार बार कमेंट बॉक्स, क्योंकि आप बहुत लापरवाह हैं, आप टाइप नहीं करेंगे। अगर आप टाइप करेंगे, इससे आपके दिमाग में जितने भी स्टोर करने की क्षमता है, जहाँ है वो जाकर टाइप करते समय स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी, वहाँ कभी नहीं भूलेगा।
आप केवल सुनेंगे और वीडियो देखेंगे, कलम कॉपी से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए कलम कॉपी साथ में रखिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। और जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप टाइप कर दीजिए, फटाक से टाइप तो करना है, सी कर देना है, ये कर देना, जो भी ऑप्शन लग रहा है आपको तुरंत कमेंट में जो है टाइप करके भेज देना हमारे यहाँ, हम देखेंगे, हम मिला लेंगे, नहीं तो आप भी मिला सकते हैं। इसके आगे तो हम चर्चा ही कर रहे हैं। चलिए बताइए, साइनोगॉग पूजा स्थल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यहूदी धर्म का, यहूदी धर्म का। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। इस 11 कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, यही आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए सारस, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी तोता, ऑप्शन नंबर डी गौरैया। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बहुत ही सरल प्रश्न है, आप जानते ही होंगे, आपको बता देना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम IAS लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को आपको पढ़ लेना है, तभी उत्तर देना है। बहुत सरल ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जितने प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं वहीं से प्रश्न, उसी के आसपास से प्रश्न आएंगे। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। थोड़ा सा बाहर की आवाज़ आ रही अगर होगी तो आप थोड़ा से उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सारस। क्या? सारस, सारस सही है, सारस सही है। कौंच भी से कहते हैं सारस को, कहीं कौंच अगर दे देगा ऑप्शन में ये मत समझिएगा ये दूसरा है, दूसरी पक्षी है, नहीं, ये भी यही है, सारस और कौंच। कहीं कहीं कौंच कहते हैं, कहीं कहीं सारस कहते हैं, तो यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? नख, खुर और सींग बने होते हैं, वो कौन सा ऊतक होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यूराइट के, ऑप्शन नंबर ए क्यूराइट के, ऑप्शन नंबर बी काइटिन के, ऑप्शन नंबर बी कीरेटिन से के, ऑप्शन नंबर डी ट्यूनिसिन के। आपको बता देना है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए बताइए, तब तक मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए यार, जो भी दोस्त आपके हैं वो भी ताकि पढ़ लें, उनको भी सरकारी नौकरी मिल जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए भाई, उसका एक भी पैसा नहीं लग रहा है, एक कुछ भी नहीं लगना है, चार्ज नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, शेयर करने में कुछ भी नहीं लगता है और बेल आइकन दबाने में कुछ नहीं लगता है। तो आप बने रहिए हमसे और देखते रहिए। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी की अगर हम बात करें तो कह रहा है कीरेटिन के। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उसमें यही प्रश्न में यही कह रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए, बी एमाइड, सी नाइट्राइड, डी नाइट्रेट। आपको यही बता देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया हुआ है UPSSC में। तो इसमें एमाइड यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 का क्या कह रहा है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर बी की बात करें जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी की बात करें सारिस्का, ऑप्शन नंबर डी की बात करें मानस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पड़ता कहाँ है? ये भी प्रश्न इससे आता है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है, जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? तो आप बताइए जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? कॉर्बेट उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में ये पड़ता है जिम कॉर्बेट। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 46 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ये सही है, 35 वर्ष
25 वर्ष, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग मिले होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं ये बताना है कि श्वेत प्रकाश में कौन कौन से कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 3, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 4, ऑप्शन नंबर सी की बात करें 5, ऑप्शन नंबर डी की बात करें 7। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी है 7। कितने रंग होते हैं? 7। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात अगर हम करें तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? आपको बताना है। बताइए किसके शासन काल में थे कालिदास? प्रश्न संख्या 17 ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान कहाँ आया था? फाहियान भारत आया था। फाहियान कहाँ आया था? भारत आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था। शकों पर ये विजयी जब शकों को जब पराजित किए थे, शकों पर जब विजय प्राप्त किए थे तो उस समय इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चलवाए थे? चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये भी पूछता है शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के को किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता देना है। तो इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो 18 में ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है इसका रासायनिक सूत्र? अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो CaOCl2 रासायनिक सूत्र है इसका। प्रश्न संख्या 18 के बाद हम प्रश्न संख्या 19 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है? हम जल का जो उपचार करते हैं साधारणतः किससे करते हैं वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्लोरीन। चलिए प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है प्लाज्मोडियम रोगाणु से होता है। प्लाज्मोडियम रोगाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी नींद की बीमारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको कमेंट के द्वारा बताना है। कमेंट के द्वारा इसको बताना है। और पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम प्रश्न किए थे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो इसमें आंसर होगा प्लाज्मा। आंसर होगा ये प्लाज्मा। आप अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, प्लाज्मा सही है। तो ये जो पहला 20वां नंबर प्रश्न है इसको आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देना है। तो साथियों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर अच्छा रहा या ख़राब रहा। अगर वीडियो शेयर नहीं किए हैं दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।